अरे प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक साखी लेकर आई है। सात संगत, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। सात संगत, साखी का शीर्षक है सात संगत जी, अंत भला तो सब भला। चलिए सुनते हैं सात संगत आज की यह साखी। सात संगत जी, वंदना अपनी रसोई में चाय बना रही थी कि तभी उसके पति निखिल ने सात संगत उसे आवाज लगाकर कहा, वंदना देखो, आज तो पानी भी नहीं आ रहा है। लगता है पानी की टंकी खाली हो गई है, जरा मोटर चला दो। सात संगत जी, वंदना ने अपनी सास के लिए डाइनिंग टेबल पर चाय रखते हुए कहा कि माँ जी चाय पी लीजिए। वो दौड़ते हुए बरामदे पर जाकर मोटर चालू करके आई तो उसने देखा कि उसकी सास अभी भी सोफे पर बैठी थी। सात संगत, बहू को देखते ही वो बोली, बहू मेरी चाय पकड़ा दो जरा। वंदना झुंझला गई, कहने लगी कि क्या चार कदम रखा हुआ चाय कब भी खुद से उठाकर नहीं ले सकती। लेकिन सुबह सुबह उस बेचारे को बहुत काम थे सात संगत, तो वह जल्दी से सास को चाय देकर रसोई में जाकर सब्जी बनाने लगी। तब तक निखिल भी तैयार हो ही चुका था। सात संगत, निखिल ने फिर से वंदना को आवाज लगाते हुए कहा कि मेरी सफेद वाली कमीज कहाँ है। वंदना बोली, वही अलमारी में होगी। तो निखिल बोला कि यहाँ तो नहीं है। तो वंदना तेज कदमों से रसोई से बाहर निकली कि तभी चूल्हे पर उबल रहे आलू ने एक सीटी और बजा दी। सात संगत, उसने पलट कर चूल्हा बंद किया। वो भागते हुए कमरे में गई तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि निखिल तो वही सफेद कमीज पहनकर तैयार हो रहा था। वो हैरानगी से बोली, ये क्या है? आपको कमीज मिल गई तो मुझे क्यों बुलाया? तब तक निखिल कहने लगा कि सुबह से उठकर तुम घर के कामों में लगी हुई हो, मेरी बात सुनने का तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है। सात संगत जी, अभी वंदना अपने कमरे में ही थी, तभी सास की तेज आवाज ने जैसे वंदना को झकझोर दिया। सात संगत, वो चिल्लाते हुए बोली, बहू कहाँ मर गई? उधर सारा पानी बह गया। ये आवाज सुनते ही एकदम से वंदना को झटका लगा। सात संगत, वंदना जल्दी से दरवाजे की ओर भागी। अब तो वंदना की सास कमला जी गुस्से में घूरते हुए बोली, अच्छे घर की बहुएं ऐसे ही होती है, काम छोड़कर कहाँ चली गई थी तुम? अब वंदना क्या ही बोलती। सात संगत, वो भागते हुए बाहर आई। जल्दी से उसने मोटर को बंद किया, लेकिन जो आग लगनी थी वो लग गई थी। सात संगत, बेटे के सामने तो अब कमला जी ने वंदना से कुछ नहीं कहा। अब निखिल के ऑफिस जाने के बाद वंदना ने अपनी सास को नाश्ता दिया और खुद भी नाश्ता करके बाद में वो कपड़े धोने बैठ गई। जब वो कपड़े धोकर निकली तो उसका फोन बज रहा था। उसने फोन उठाया तो उधर से वंदना की माँ घबराई हुई आवाज में बोली, बेटा क्या हुआ? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? सात संगत जी, ये सुनकर वंदना एकदम से हैरान हो गई। बोली, माँ यहाँ तो सब कुछ ठीक है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो सात संगत जी, वंदना की माँ बोली, थोड़ी देर पहले तुम्हारी सास का फोन आया था और उसने तुरंत ही हमें वहां आने को बोला है। ये सुनकर वंदना हैरान हो गई। वंदना कहने लगी, अब क्या हो गया? रुको मैं माँ जी से पूछ लेती हूँ। तो माँ बोली, बेटा ये क्या है? तुम निखिल से कहो ना कि वो अपने माँ को समझाए। हम 2 दिनों की दूरी पर रहते हैं। सात संगत, बेटा ऐसे बार बार हम तुम्हारे ससुराल नहीं आ सकते। वंदना समझ रही थी। वो गंभीर होकर बोली, माँ तुम चिंता न करो, मैं बात करती हूँ। वंदना को सास पर गुस्सा आ रहा था। सात संगत, उसका मन झुंझला उठा। वंदना की शादी को 6 महीने हो गए थे। सात संगत,
और सत्संगत जी इन 6 महीनों में उसकी सास उसके माँ बाप को पहले से ही 4 बार बुला चुकी थी। वो हर छोटी छोटी बातों पर हंगामा करती थी और बहू के माँ बाप को अपने घर आने के लिए बोलती थी। किसी दिन अगर वंदना की तबीयत खराब हो जाती थी और वो बेचारी अगर काम नहीं कर पाती थी, तब भी कमला जी वृंदा की सत्संग जी माँ बाप को शिकायत करने के लिए बुला लेती थी। 1-2 बार तो जब वंदना को बाजार से घर आने में देरी हो गई, तो उसके लिए भी सास ने उसके माँ बाप को फ़ोन करके बुला लिया। यूं ही छोटी छोटी बातों पर वो उनके लोगों को बुलाकर उन्हें काफ़ी कुछ सुनाया करती थी। अब ऐसे में वो लोग उल्टा कमला जी को ही समझाने की कोशिश करते थे सत्संगत, तो वो और चिढ़ जाती थी। निखिल भी माँ की इस आदत से परेशान हो गया था। वो बार बार माँ को कहता कि ये करना ठीक नहीं है, लेकिन माँ तो सुनती ही नहीं थी सत्संगत। और फिर अगली बार छोटी सी बात पर तुरंत ही वो वंदना के मायके में फ़ोन कर देती थी। अब शुरुआत में तो वो लोग लिहाज कर रहे थे, लेकिन अब तो उन लोगों को गुस्सा आने लगा था। वो लोग 2 दिनों की दूरी पर रहते थे। इतना लंबा सफ़र तय करना बार बार उनके लिए आसान नहीं था सत्संगत। वो सीधा सास के कमरे में गई। सास आराम से फल खाते हुए कुर्सी पर बैठी हुई पाँव हिलाते हुए पुरानी हिंदी गाने सुन रही थी सत्संगत जी। वंदना को देखते ही बोली, अभी मुझे परेशान मत करो, मैं आराम से अपना आनंद ले रही हूँ। तब वंदना ने उनका फ़ोन उठाकर गाना बंद करते हुए कहा कि दूसरों को आराम खराब करके आप आनंद ले रही हैं। माँ जी, क्या मैं जान सकती हूँ आपने मेरे माँ बाप को क्यों बुलाया? तो वो बोली, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है। आज सुबह सवेरे तुमने कितना पानी बर्बाद किया। अब वो लोग भी तो आकर देखे ना कि उनकी बेटी कैसी कैसी हरकतें करती है। क्या ऐसे घर संभाला जाता है? उनको तो यहाँ आना ही होगा। पहले भी 3-4 बार मैंने उन्हें बुलाया तो उन लोगों ने आने से मना कर दिया था, लेकिन इस बार अगर वो लोग यहाँ नहीं आए तो मैं तुम्हें धक्के मारकर अपने घर से निकाल दूंगी। सत्संगत जी, वंदना गुस्से में बोली, जब भी वो यहाँ आते हैं तो आप उन्हें 1 गिलास पानी भी नहीं पीने देती, क्योंकि आपका कहना होता है कि बेटियों के ससुराल में माँ बाप पानी भी नहीं पीते हैं, तो हम भी आप लोगों को पानी नहीं पिलाएंगे। वो लोग यहाँ इतनी दिक्कत सहन करके आते हैं, वो होटल में रुकते हैं, इतना खर्चा हो जाता है और 2 दिन का सफ़र भी होता है सत्संगत। इतनी जल्दी तो उन्हें टिकट भी नहीं मिलेगी। माँ जी, तो सास गुस्से में बोली, अपने माँ बाप को कहो कि वो लोग वेटिंग की टिकट लेकर चले आए या तत्काल टिकट बनवा ले। मुझे क्या, उनको आना तो पड़ेगा ही। वंदना बोली, माँ जी, वो लोग आकर करेंगे भी क्या? क्या आपकी हरकतें सुधर जाएगी? कमला जी गुस्से में बड़बड़ाई और बोली, मुझे सुधारने की बात करती है, घर से निकालूंगी तब तेरे होश ठिकाने आएंगे। सत्संगत जी, तेरे माँ बाप को तो यहाँ आना ही पड़ेगा। तो वंदना झिलझिलाकर अपने कमरे में गई। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था सत्संगत। उसे लग रहा था कि वो कैसे घर में आ गई। कमरे में आकर वो रो पड़ी और इधर कमला जी को तो बड़ा मजा आ रहा था। उन्हें लगता था कि वो बहू और उसके मायके वाले को दबा देगी और अपना दबदबा हमेशा बनाकर रखेगी। उन्हें लोगों को तंग करने में बड़ा मजा आता था सत्संगत। सत्संगत जी, वंदना ने फ़ोन करके अपने माँ को सारी बातें बता दी तो बोली, आप लोगों को कुछ पक्का इलाज करना होगा। तो वंदना के पिता बोले, मैं कुछ सोचता हूँ बेटा, तो चिंता ना कर। आखिर इस बार भी उसके माँ बाप 2 दिनों के बाद उसके ससुराल में ही आ गए थे। हर बार की तरह इस बार भी उन्हें पानी तक नहीं दिया सत्संगत। उल्टा कमला जी तरह तरह से बहू की शिकायतें करती रही। पूरा समय वंदना के माँ बाप शांत होकर बैठे रहे। जब कमला जी बोल बोल कर थक गई तो झुंझलाते हुए बोली,
आप लोग अपनी बेटी को कुछ कहेंगे या नहीं? तब सासंग जी वंदना के पिता बोले, बोलेंगे ना, लेकिन पहले निखिल को घर आने दो, सारी बातें अब उनके सामने होगी। तो कमला जी कहने लगी, हाँ तो क्या मैं निखिल से डरती हूँ? अभी वो आने ही वाला होगा, थोड़ी देर में। निखिल घर आया सासंगत। अपने सास ससुर को देखकर उसने आगे बढ़कर उनका आशीर्वाद लिया और वो भी जाकर वहीं बैठ गया सासंगत। तब वंदना के पिता बोले, बेटा हम देख रहे हैं आपकी माँ हमारी बेटी को ज़्यादा ही परेशान करती है, बार बार वो हमें यहाँ बुलाती है। हम 2 दिनों का सफ़र तय करके बार बार यहाँ नहीं आ सकते हैं बेटा। तो हमने एक फैसला लिया है कि हम अपना वहाँ का घर बेचकर या यहाँ आपके ही पड़ोस में घर लेते हैं। अब हमारी बेटी को तो हमने कुछ सिखाया नहीं है, तो हमें फिर से इसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा ना। तो हम अपनी बेटी को अपने ही घर में रखेंगे। सासंगत जी वो यहाँ नहीं रहेगी। निखिल बोला, ठीक है, अब आप लोग यहीं पर रहेंगे तो मैं भी आप लोगों के वहाँ ही रहूँगा। बाकी माँ का ज़रूरत होगी तो घर तो पास ही है, मुझे भी इस फैसले से कोई समस्या नहीं है। उल्टा घर में शांति ही रहेगी। वैसे भी वंदना को कहाँ कुछ आता है, तो मेरी माँ परेशान ही रहती है, अभी आराम से रह लेगी। ये सुनकर कमला जी बोली, तू ये क्या कह रहा है निखिल? तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? तो सासंगत जी निखिल हंसते हुए बोला, माँ मैं घर पर रहता ही कितना हूँ, दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, शाम के शाम आपसे मिलने आ जाया करूँगा और रात को खाने के समय अपनी पत्नी के पास चला जाऊँगा, खाना खाकर वहीं सो जाया करूँगा। सुबह उठकर भी मेरे ऑफिस जाने की तैयारी वहीं से होगी, क्योंकि नाश्ता तो यहीं बनेगा ना। सासंगत जी कमला जी ने गुस्से में बोली, मेरे लिए नाश्ता कौन बनाएगा? सासंगत जी निखिल बोला, वैसे भी आपको तो सासंगत वंदना के हाथों का खाना भी पसंद नहीं है और मेरी शादी से पहले अब सब खुद ही बनाती थी, तो अभी बना लेना। ये सुनकर कमला जी के होश उड़ गए। सासंगत जी उनकी सीटी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी बहू के पिता ऐसा फैसला ले सकते हैं। सासंगत अब तो घबराहट के मारे उनकी सांस फूलने लगी। वो बोली, ऐसा भी होता है कि आप अपने घर जाइए। आप सासंगत जी, मुझे मेरे बहू के साथ कैसे रहना है वो मैं देख लूँगी। तो वंदना के पिता बोले, लेकिन फिर 15 दिन के बाद अगर हमारी बेटी से कोई गलती हो जाएगी और आप हमें फ़ोन करके बुलाएंगी और हमारा यहाँ आना संभव नहीं होता, तो हम तो अब यही करेंगे। कमला जी थक हार कर हाथ जोड़ते हुए, माफ़ कर दीजिए, आप लोगों को कभी भी यहाँ नहीं बुलाऊंगी। और वंदना जाओ, तुम रात के खाने की तैयारी करो, तुम्हारे माँ बाप यहीं खाना खाएंगे और उनके लिए गेस्ट रूम तैयार कर दो। बेटी का घर भी तो इनका अपना ही है। सासंगत जी, इन्हें कहीं होटल में रुकने की क्या ज़रूरत? अब मैंने इन्हें बुलाकर परेशान किया है, तो इन्हें होटल में रहने के लिए बोलकर इनका हर खर्चा मैं क्यों करवाऊँ? सास के बदलते हुए तेवर देखकर सासंगत वंदना हैरान ही रह गई। वंदना पिता मंद मंद मुस्कुराते रहे। वंदना समझ गई कि ये सारी योजनाओं उसके पिता ने बनाई है। यह सासंगत जी उस दिन के बाद से तो कमला जी के व्यवहार में जबरदस्त बदलाव आया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अगर उन्होंने ज़्यादा कठोरता दिखाई तो बेटा बहू तो घर छोड़कर चले ही जाएंगे। अब ना तो वो बहू के माँ बाप को फ़ोन करके बुलाती सासंगत और ना ही तो वंदना को कुछ कहने की हिम्मत कर पाती सासंगत जी। इसीलिए कहते हैं, अंत भला तो सब भला। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो सासंगत जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सासंगत जी प्यार से कहना, जी धन निरंकार जी।